बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हिट स्टोरी के साथ में हूँ शमशाद मांगट। आपने देखा कि इमरान खान ने रावलपिंडी में बड़ा ज़बरदस्त खिताब किया है। हजूम भी ज़बरदस्त था। फैज़ाबाद से मरीड हसन तक अवाम ही अवाम थी, और जितनी ज़्यादा अवाम हो, कोई भी सियासतदान हो तो उसका हौसला भी बढ़ जाता है, फिर खिताब भी ज़्यादा हो जाता है। लेकिन नाज़रीन, जो इमरान खान ने खिताब किया उस हवाले से उसमें क्या क्या चीज़ें थी वो आपके साथ जिक्र करना बड़ा ज़रूरी है। एक तो ये कि उन्होंने तमाम अपनी जो सूबाई हुकूमतें हैं वहाँ वो भी छोड़ने का ऐलान किया। इसके पीछे क्या हिकमत अमली है वो भी आपके साथ जिक्र करना है। और फिर उन्होंने नाम लिए बगैर बाजवा के हवाले से भी बात की है। उन्होंने बाजवा साहब का नाम नहीं लिया, बिल्कुल उसी तरह कि जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब सामने आए भी नहीं, और एक खौफनाक यारकर पिछले दिनों उन्होंने बाजवा साहब को कराया। तो आज ऐसा लगा है कि आने वाले दिनों में 29 नवंबर के बाद जब बाजवा साहब रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजारना शुरू करेंगे, लेकिन दोनों बड़ी जमातें मुस्लिम लीग नून और पीटीआई वक्फे से उनके हवाले से जिक्र करती रहेंगी। नाज़रीन, आज का जो खिताब था इसमें अगर आप देखें कि इमरान खान के पास 3 बड़े अहम इश्यूज हैं। वो हर जलसे में इनका जिक्र करते हैं, और फिर उसका जो रद्द-ए-अमल आता है अवाम में भी वो मकबूलियत हासिल करते हैं, लेकिन जिन पे उन्होंने दबाव बढ़ाना होता है उन पर दबाव भी बढ़ाते हैं। और आज का जो उनका खिताब था रावलपिंडी में, अगरचे हमेशा की तरह उनका बड़ा लंबा खिताब था, और ज़ख्मी हालत में वो आए, और अवाम ने भी बहुत गर्मजोशी से, पूरे मुल्क से अवाम आई हुई थी। उनके जो लीडरान हैं, फिर उनके कारकुनान हैं, वो रावलपिंडी में आए, और अवाम का एक जमे गफीर था। और रावलपिंडी इस्लामाबाद में बिल्कुल ऐसी था जैसे बिल्कुल छुट्टी का आलम हो। लेकिन इमरान खान साहब का जो धरना था, कहा यह जा रहा था कि वो इस्लामाबाद का रुख करेंगे, लेकिन इस्लामाबाद के हर चौक चौराहे में बड़े बड़े कंटेनर लगे हुए थे। उन्होंने इस्लामाबाद ना आके तो एक प्रेशर कम किया, लेकिन जो असम्बलियाँ छोड़ देने का, असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया है, वो एक बड़ा दबाव है। लेकिन उससे पहले नाज़रीन मैं आपको ये बताऊं कि जो 3 बड़े अहम इश्यूज हैं वो इमरान खान के पास हैं। नंबर 1 कि जो आज़म सवाती के खिलाफ जो कार्रवाई हुई थी, फिर वो आज़म सवाती साहब को वो खड़ा कर देते हैं हर जलसे में। फिर आज़म सवाती साहब बताते हैं, हालांकि पहले वो बता चुके हैं कि उनके साथ क्या जुल्म हुआ था, किस तरह उनकी वीडियो बनी, किस तरह उन पर नंगा करके तशद्दुद हुआ। इससे लोगों के अंदर इमरान खान साहब जो हैं वो ना सिर्फ अपना बयानियाँ पहुँचाते हैं, बल्कि लोगों को मोटिवेट करते हैं कि मुआशरे में जुल्म कैसा हो रहा है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि आज़म सवाती इमरान खान साहब के पास एक सफ़े अव्वल के लीडर ही नहीं, बल्कि अब एक चलती फिरती FIR है। और दूसरा, खुद इमरान खान साहब पे जो हमला हुआ था वो एक केस है। उसके हवाले से इमरान खान हर जलसे में, हर जगह पे जिक्र करते हैं कि मैं FIR नहीं करवा सका। इमरान खान साहब अपनी बेबसी का जिक्र भी करते हैं, और साथ ही ये भी कहते हैं कि मैं साबिक वज़ीर आज़म अगर हो के मैं FIR नहीं करवा सकता तो आम आदमी का क्या हाल होगा, आम आदमी को इंसाफ कैसे मिलेगा। तो नाज़रीन, यही चूंकि बयानिया इमरान खान का है, यही उनका मंशूर है। अगरचे इसको मुस्लिम लीग नून ने किसी और तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, लेकिन इमरान खान के मुसलसल इस बयानिए ने कि मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ, मैं बेबस हूँ। आज तो उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि पुलिस हमारे अंडर है, लेकिन पुलिस हमारी बात नहीं सुनती। तो ये बहुत बड़ा बयानिया वो है इमरान खान का, जो शुरू दिन से वो कह रहे हैं कि ताकतवर के सामने जो आम आदमी है, बल्कि वो कहते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म भी बेबस है। तो नाज़रीन, ये दूसरा। और तीसरा, अरशद शरीफ का जो कत्ल है वो हर जगह उसको भी भरपूर तरीके से सामने लाते हैं, और वो भूलना भी नहीं चाहिए अरशद शरीफ का जो नाहक खून बहा है उसका बिल्कुल हिसाब किताब होना चाहिए। लेकिन इमरान खान 3 मुजरमान का जो जिक्र करते हैं उन पर दबाव आ जाता है। उनमें राना सनाउल्लाह साहब भी शामिल हैं, और फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शामिल हैं। तो आज का इमरान खान का जो खिताब का आगाज़ था वो ये था। लेकिन नाज़रीन, आपने को यह भी बताता चलूँ कि उनके जो पाक पतन के जो लोग थे वो 20 फुट लंबा एक बल्ला भी वहाँ पे लेके आए थे। चूँकि इमरान खान साहब ने जो खिताब किया, उनके कारकुनों ने जिस तरीके से उनके साथ मोहब्बत का इजहार किया, उसका जिक्र करना भी ज़रूरी है। लेकिन नाज़रीन, एक और बात भी आपको मैं बताता चलूँ, ये बात मैं आपको बाद में बताता हूँ कि इमरान खान ने अपने फेल होने का क्यों एतराफ़ किया है और किस बारे में एतराफ़ किया। लेकिन उससे पहले आप देखें कि 29 नवंबर को जनाब बाजवा साहब जो है बतौर आर्मी चीफ रिटायर हो रहे हैं, और वो अपनी छड़ी जो है नए आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर के हवाले करेंगे। लेकिन उससे पहले इमरान खान साहब, यानी 2 दिन पहले इमरान खान साहब छड़ी पकड़ कर वो जलसे में आए। वो अगरचे जख्मी होने की वजह से छड़ी पकड़ के आए। इस पर भी तबसरे दोस्त अहबाब और सोशल मीडिया पे करते रहे कि छड़ी तो अब इमरान खान के हाथ में आ गई है। मैं ये समझता हूँ कि अवाम की ताकत जो है वो तो इमरान खान के साथ है, लेकिन माजी में आप देखते रहे हैं कि अवाम का मैंडेट जो है
وہ کس طریقے سے واردات ہوتی رہی ہے اور کس طرح اس کو چرایا جاتا رہا ہے. مثال کے طور پہ IGI بنا کے محترمہ بینظیر بھٹو کا مینڈیٹ چرایا گیا تھا. اسی طریقے سے جب کسی کو جماعت زیادہ مقبولیت حاصل کر لیتی ہے تو ہمارے ہاں جو اسٹیبلشمنٹ ہے پھر ایسے بت کھڑے کرتی ہے تاکہ اسٹیبلشمنٹ کو اس کے دوسرے کے ہاتھ سے نکال لیا جائے. اور عمران خان کی جو مقبولیت ہے، عمران خان کا تو دعویٰ ہے کہ الیکشن بے شک 9 ماہ بعد بھی ہوں ہم جیتیں گے. عمران خان کا یہ دعویٰ ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ بتاتی ہے کہ عمران خان کی مقبولیت کا اگر عالم یہی رہا تو پھر یہ سمجھیں کہ IGI جو ہے وہ ایک اور جنم لے گی. بے شک اس کی شکل کوئی اور ہو، بے شک اس کا لیڈر آگے کوئی اور لگا ہو، بے شک یہی PDM جو ہے اس کے اوپر چادر جو ہے وہ IGI کی دے دی جائے. چونکہ عمران خان کا مینڈٹ روکنے کے لیے یا عمران خان کا رستہ روکنے کے لیے ان کو بھانمتی کا کنبہ جو ہے وہ لازمی اکٹھا کرنا پڑے گا، لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہی نقصان ہوگا. لیکن چونکہ نئے آرمی چیف صاحب جو آئے ہیں ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ان کی پہلی ترجیح ہے کہ فوج کو غیر سیاسی کیا جائے. لیکن ناظرین، یہ ایک غیر حقیقی سوچ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ملک ایسا ہے، ہمارا خطہ ایسا ہے، پاکستان کی خطے میں پوزیشن ایسی ہے جہاں پہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا کردار بھی بہت ضروری ہے. اگر آپ نے فوج کو غیر سیاسی کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز، فوج، عدلیہ، سیاستدان اور میڈیا یہ بیٹھ کے طے کر سکتے ہیں اپنی حدود و قیود. ایک ریڈ لائن کھینچی جا سکتی ہے کہ جو اس کو کراس کرے گا وہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی کرے گا. حلف تو عمران خان صاحب بھی اٹھاتے ہیں، حلف ہمارے جج صاحب بھی اٹھاتے ہیں، حلف ہمارے پارلیمنٹیرین بھی اٹھاتے ہیں، حلف ہمارے جو ہے فوجی جو جرنیل ہیں وہ بھی اٹھاتے ہیں. لیکن آپ کے سامنے ہے اس حلف کی پاسداری کسی طرف سے بھی نہیں ہوتی. آئین اور قانون ہمارے ہاں پامال ہوتا رہتا ہے. تو ناظرین، عمران خان صاحب نے جو آج پھر ایک دفعہ NRO کا ماتم کیا ہے اور کہا ہے کہ جی جو NRO دے رہے تھے انہوں نے یہ سوچا بھی نہیں ہے کہ ملک کا ساتھ کیا ہوگا. ناظرین، میں تھوڑا سا اگر آپ تھوڑا ماضی میں جائیں تو SM ظفر جو ہمارے ملک کے بڑے سینئر ایڈوکیٹ ہیں، انہوں نے کتاب لکھی تھی عدالت میں سیاست. اس میں وہ NRO جو مشرف نے میاں نواز شریف کو دیا تھا اس کا وہ ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب نواز شریف کو سزائیں ہو گئی، یہ بھی یاد رکھیں کہ جناب SM ظفر جو ہیں وہ توہین عدالت کے ایک مقدمے میں میاں نواز شریف کے وکیل بھی تھے. وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میاں نواز شریف کو جب سزائیں ہو گئی تو مشرف نے جب معاملہ طے ہوئے، NRO دینے کا فیصلہ ہو گیا تو کسی عدالت کو بھی نہیں پوچھا اور میاں نواز شریف اور ان کی فیملی کا سامان لوڈ کیا گیا اور انہیں جدہ بھجوا دیا گیا. تو یہ بات عمران خان کی دلوں کو چھوتی ہے کہ آخر کیوں کہ ایک فیملی کو یا کسی طاقتور کو اس قدر آسانی کے ساتھ جو ہے وہ آپ ایگزٹ دے دیتے ہیں کہ جی جائیں بس آپ کے سارے گناہ معاف. یا تو پہلے پھر ان کو سزائیں نہ دلوانے دیں، آپ سزائیں بھی دلوا دیتے ہیں پھر ان کو ایگزٹ بھی دے دیتے ہیں. تو یہ بات اب ہر پاکستانی سوچتا ہے. لیکن اگر آپ نے ملک و قوم کی ترقی آپ چاہتے ہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری عدلیہ، ہمارے سیاستدان، ہمارا میڈیا، تو پھر بیٹھ کے یہ طے کرنا ہوگا کہ کس کی کیا حدود و قیود ہیں. تو ناظرین، عمران خان صاحب نے آج یہ برملا جو ہے جلسے میں جہاں لاکھوں لوگ موجود تھے اور لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ جو ہے وہ ٹی وی پہ، سوشل میڈیا پہ ان کا خطاب سن رہے تھے، انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ میں اپنے دور اقتدار میں ایک بات میں بری طرح فیل ہوا ہوں. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میں اپنے دور اقتدار میں طاقتور کو قانون کے نیچے نہیں لا سکا. اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ عمران خان نے بڑی بھرپور کوشش کی کہ طاقتور کو قانون کے نیچے لایا جائے، لیکن وہ نہیں لا سکے. اور ناظرین، میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ انہوں نے اگرچہ باجوہ صاحب کا نام نہیں لیا، ان کو پتا تھا کہ وہ نام لیتے بھی تو کاٹ دیا جاتا، لیکن انہوں نے برملا جو ہے وہ اس بات کا ذکر کیا تقریباً اپنی 1.5 گھنٹے کی تقریر میں. اس کے آخری حصے میں جا کے انہوں نے یہ کہا کہ مورخ لکھ رہا ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی پامالی کرنے والے نے اپنے اثاثے کیسے بنائے، اور مورخ یہ بھی لکھے گا کہ پاکستان کا کیا حال ہو گیا. وہ جس نے اپنے اثاثوں میں بڑا اضافہ کیا اور انسانی حقوق، پاکستان کی عوام کے حقوق کو روندا، پیروں کے نیچے روندا. تاریخ اس کی طرف بھی دیکھ رہی ہے، تاریخ لکھ رہی ہے کہ اس نے ملک سے کیا کیا،
क्या उसने इस मुल्क का फायदा कराया, नुकसान कराया, ये सारा तारीख लिख रही है। तो नाज़रीन, मैं ये समझता हूँ उनका इशारा, चूंकि असासों का जिक्र है तो असासे चूंकि जनाब बाजवा साहब के हवाले से जो स्टोरी अमन नूरानी की आई उनकी वेबसाइट पे, फिर उसके बाद जो है जनाब इसाक डार साहब ने उसका नोटिस लिया कि जनाब कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं उनकी फैमिली के टैक्स रिटर्न जो है वो कैसे लीक हुए। इस मामले की अभी तहकीकात हो रही हैं और जल्द पता चल जाएगा कि वो कौन लोग थे, या हुकूमत ने खुद ही अमन नूरानी साहब को वो स्कैन करके सब कुछ भेज दिया। लेकिन आम तासर ये है कि मियाँ नवाज शरीफ ने बाहर बैठ के ये एक इंतहाई अहम जारकर जो है वो अमेरिका से करवाया बाजवा साहब को, और बाजवा साहब को कुछ समझ नहीं आया, बाजवा साहब क्लीन बोल्ड हो गए। और ये जो डॉक्यूमेंट सामने आए हैं, बेशक वो वेबसाइट जो है वो बैन कर दी गई है, लेकिन इसका तज़किरा किसी न किसी हवाले से, जैसे डान ने इसाक डार साहब को सामने रख के फिर बात कर दी, अब किसी न किसी हवाले से होता रहेगा। और बाजवा साहब जब रिटायर हो जाएंगे फिर तो आपको पता ही है हमारे मुल्क में क्या होता है। तो बहरहाल अल्लाह खैर करे, पाकिस्तान का अल्लाह बेहतर करे। और दूसरा, इमरान खान साहब ने फिर कहा, उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि नैब का कंट्रोल जो है मेरे पास नहीं था, नैब का कंट्रोल जो है एस्टेब्लिशमेंट के पास था, नैब वही करती थी जो एस्टेब्लिशमेंट कहती थी। और उन्होंने कहा कि जब मैं उनसे कहता था कि हम ताकतवर को कानून के नीचे लाएं, एहतसाब करें, तो मुझे कहा जाता था कि इमरान साहब आप मुल्क की मईशत को देखें, तो इस बात को छोड़ दें। तो इमरान खान साहब के अगर 3.5 साल दौरे इक़्तिदार को देखें, अगरचे उसमें करप्शन तो लोग कर रहे थे, लेकिन नैब का जो इदारा था वो हमेशा की तरह उसी तरह जिस तरह परवेज़ मुशर्रफ दौर में या उसके बाद सियासी बाजू मरोड़ने के लिए इस्तेमाल होता रहा, तो इमरान खान के दौर में भी बिल्कुल इसी तरीके से इस्तेमाल हो रहा था। लिहाजा मुल्क को कौम की बेहतरी के लिए, तरक्की के लिए इस बात को तय करना है कि हमने अपने इदारों को कितनी छूट देनी है, बल्कि हर इदारा जो है, हर इदारे का सरबराह ऐसा होना चाहिए जो वाकई न्यूट्रल हो और जिसकी पहली तरजीह पाकिस्तान और अवाम, पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी हो। और नाज़रीन, ये भी यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ, चूँकि बहुत बड़ा जलसा था, वहाँ पे कारकुनों की आपस में लड़ाई भी हुई, कुर्सियाँ भी चल गई, तो इतने बड़े मजमे में छोटे मोटे वाक़यात होते रहते हैं। तो नाज़रीन, तैयारी के ज़रिए इमरान खान साहब जो हैं वो नूर खान एयरबेस आए और वहाँ से हेलीकॉप्टर के ज़रिए जो ज़री यूनिवर्सिटी है वहाँ पे आके उतरे और फिर वहाँ से उनको पंडाल तक पहुँचाया गया। और वहाँ उनके लिए एक स्पेशल जो है लिफ्ट बनाई गई थी आर्जी तौर पे, जिसके ज़रिए उनको स्टेज के ऊपर तक पहुँचाया गया और ज़ख्मी हालत में उन्होंने कुर्सी पे बैठ के खिताब किया। अलबत्ता जब उन्होंने आवाम से, कारकुनों से हलफ लिया तो उस वक्त उन्होंने खड़े होके हलफ लिया। और हलफ के दौरान इमरान खान जो है वो बहुत चौकन्ना थे, चारों तरफ देख रहे थे, चूँकि पहले वो एक मंजर देख चुके हैं जब उन पर वज़ीराबाद में कातलाना हमला हुआ था। तो नाज़रीन, इससे जुड़ी खबरें ये भी हैं, चूँकि अब मामलात जो हैं कहा जा रहा है अच्छाई की तरफ जा रहे हैं, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और सियासी पोलराइजेशन जो है वो कम होने जा रही है। हमारे जो 2 जर्नैल जो अगरचे सुपरसीड नहीं हुए, जिनमें जनाब फैज़ अमीर साहब का बताया जा रहा है, जनाब अज़हर अब्बास साहब का, दोनों जो हैं उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया है कि वो जल्द ही रिटायरमेंट ले लेंगे। जनाब अज़हर अब्बास जो है वो कंटिन्यू कर भी सकते थे, चूँकि उनके हवाले से कोई ऐसा सियासी वाबस्तगी का कोई स्कैंडल नहीं था, लेकिन अब उन्होंने आर्मी जो है उससे मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया है। दोनों का कुछ ही अरसा बाकी था। फैज़ अमीर साहब जो हैं वो अप्रैल में रिटायर हो रहे थे, तो तकरीबन 4-5 माह पहले जो हैं वो रिटायर हो जाएंगे। और चूंकि उन पे ये इल्ज़ाम था कि वो इमरान खान के बहुत ज़्यादा करीब हैं, लिहाजा उन्होंने भी इसी में बेहतरी समझी है कि वो रिटायर हो जाएं। लेकिन जब उनका इस्तीफ़ा आएगा तो फिर देखा जाएगा, चूँकि अभी तो ज़ाहिर है उनके भी अहले खाना हैं, उनके दोस्त अहबाब हैं, उनसे वो मुशावरत करेंगे। ऐन मुमकिन है कि वो किसी अपने दोस्त की बात मान के अपनी बाकी मानदा मुद्दत भी पूरी करें। और नाज़रीन, आखिर में मैं आपको बता दूं कि जनाब इमरान खान साहब ने ये जो फैसला किया है कि वो सूबाई असम्बलियाँ भी छोड़ देंगे, ये फैसला उन्होंने 1-2 रोज़ पहले ही मुशावरत के बाद कर लिया था। चूँकि पंजाब में उन्होंने महसूस किया है कि वो इंतहाई बेबस हैं, चूँकि जो उनके पास सूबाई इंतज़ामिया है उसके हेड जनाब चौधरी परवेज़ लाई हैं, लेकिन कातलाना हमले के बाद इमरान खान साहब ने ये महसूस किया है कि ये लूली लंगड़ी हुकूमत है, उनका कोई बस नहीं चलता, और दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत रख के भी उनको कोई फ़ायदा नहीं है। लिहाजा उन्होंने ये फैसला किया कि जब वो सूबाई असम्बलियाँ दोनों तहलील करने के लिए एडवाइस गवर्नर्स को भेजेंगे
اور اگر دونوں اسمبلیاں تحلیل ہو جاتی ہیں تو پیچھے 9 ماہ رہتے ہیں عام انتخابات کے لیے. لہٰذا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ وہ یہاں پہ ضمنی الیکشن کروائے, پنجاب میں ضمنی الیکشن کروائے, یا ادھر خیبر پختونخوا میں ضمنی الیکشن کرائے, یا 2 صوبوں میں صرف الیکشن کروائے اور 9 ماہ بعد جو ہے وفاق کے قومی اسمبلی کے جو ہیں وہ عام انتخابات کرائے. لیکن عمران خان کا یہ پتہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے لیے, وفاقی حکومت کے لیے بہت بڑا امتحان ہوگا, چونکہ دونوں صوبائی حکومتیں چھوڑنے کا مطلب یہ ہوگا کہ عمران خان کے جو ساتھی سندھ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں یا بلوچستان اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ وہاں سے بھی مستعفی ہو جائیں گے. البتہ یہ پتہ نہیں ہے کہ آزاد کشمیر حکومت بھی عمران خان چھوڑیں گے یا نہیں, اس حوالے سے بھی جلد ہی فیصلہ ہو جائے گا. لیکن یہ طے شدہ بات ہے کہ اگر عمران خان نے اس فیصلے پہ عمل درآمد کر دیا تو پھر وفاقی حکومت کے پاس الیکشن میں جانے کے سوا کوئی چارہ نہیں. اور نواز شریف اور مریم نواز جو اس انتظار میں تھے کہ وہ برابری کی سطح پر پاکستان میں جا اتریں اور پھر دونوں کو برابری کی سطح پر الیکشن میں حصہ لینے کا مواقع ملیں, تو میرا خیال ہے یہ شاید خواب ان کا چکنا چور ہو جائے. البتہ یہ ہے کہ جب الیکشن کا ڈھول پٹ جائے گا, الیکشن کا بگل بج جائے گا, تو پھر ہو سکتا ہے عمران خان کی مقبولیت کو روکنے کے لیے ایک اور IGI جو ہے اور اس کے اندر نئی روح, سیاسی روح پھونکی جائے اور پھر اس سے مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کی کوشش کی جائے. لیکن سوشل میڈیا کے اس دور میں 1988 کی IG جیسے نتائج حاصل کرنا بہت مشکل ہوگا, اور 1990 کی طرح سیاستدانوں میں پیسے تقسیم کرنا بھی بہت مشکل ہوگا. اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.